नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है शमशान में एक रात। ठंड का दिन था। सड़क पर बहुत कम लोग थे। पंकज अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखकर आ रहा था। शो 12 बजे रात को ख़त्म हुआ। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से पंकज उसी फिल्म के बारे में सोचता रास्ते पर चल रहा था। पंकज रास्ते में छोटी छोटी आवाज़ों से डरा जा रहा था। डरे भी क्यों नहीं, फिल्म ही इतनी डरावनी थी। लेकिन उसका घर अभी दूर था, और सबसे बड़ी मुश्किल उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी आता था। पंकज बार बार फिल्म के बारे में ही सोच रहा था, और साथ ही साथ ये सोच रहा था कि आगे शमशान घाट है, उसे कैसे पार करूँगा। यही सोचते सोचते शमशान घाट नज़दीक आ गया था। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ भी नहीं दिख रहा था। वो बस रास्ते पर चला जा रहा था। तभी शमशान घाट का गेट आ गया। गेट देखते ही उस तरफ देखने से मन ही मन मना कर दिया। अभी वो गेट पार कर ही रहा था कि उसको गेट के पास किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ को सुनकर रुक गया। उसने गेट की तरफ देखा, पर कोहरा होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आया, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। पंकज को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, कौन है? कौन वहाँ पर रो रहा है? पर कुछ जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। पंकज को लगा क्या पता कोई बच्ची खो गई हो, इसलिए वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के तरफ चल गया। अचानक उसकी नज़र एक विशालकाय पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो कि रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कर रही थी। उसे देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है, जो ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसी पेड़ के पास सिर को नीचे झुकाए अपने दोनों हाथ से चेहरे को ढकते हुए रो रही है। पंकज उसके पास चला गया और उसको चुप होने को कहा, पर उसने रोना जारी ही रखा। पंकज ने पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेले, वो भी इतनी रात को, क्या कर रही हो? उसी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर भी लगातार रो रही थी। यह देखकर पंकज को बहुत बुरा लगा और उस बच्ची पर तरस भी आया। वो आगे बढ़कर उस बच्ची के कंधे पर अपने हाथ को रखता है, लेकिन वो एकदम से सहम जाता है कि उसका जिस्म बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है। सो सिर से पाँव तक सिरह जाता है। वो अपने जिस्म से जैकेट उतारकर उस बच्ची के पीठ पर जैसे ही रखता है, वो लड़की अचानक से रोना बंद कर देती है और बिना सर उठाए बोलती है, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। पंकज ये सुनकर बोलता है, अरे बेटे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ये सुनते ही वो बोल पड़ती है, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। पंकज ने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों चले गए छोड़कर, और कहाँ चले गए? वो विचित्र लड़की बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ इसलिए। उसके इस जवाब सुनकर पंकज हक्का बक्का रह गया। पंकज को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहे भी तो क्या कहे। वो बच्ची बोली, उन दोनों के कब्र के बीच में ही मेरी कब्र है, चलो दिखाती हूँ। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटाते हुए पंकज की तरफ बढ़ी। पंकज उसका चेहरा देखकर डर गया। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। पंकज की तरफ देखते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। यह देखते ही पंकज वहाँ से भागना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से तनिक भी हिल नहीं पाया। वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही और उसके हाथ धीरे धीरे अपने आप लंबे होते चले गए। अगले ही पल
पंकज की गर्दन उस बच्ची के पकड़ में थी। धीरे धीरे शिकंजा फंसते जा रहा था। पंकज के आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जब पंकज की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसके मानसिक पटल पर ताजी थी। परंतु उसे कहाँ पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। पंकज जब नींद से उठा तो उसके एक दोस्त जिसका नाम मनीष है, उसका फ़ोन आता है और पंकज फ़ोन उठाता है। मनीष, अरे पंकज, आज फिल्म देखने चलेगा क्या? पंकज, कौन सी फिल्म? मनीष, अरे एक बहुत ही ज़बरदस्त भूतिया फिल्म है जिसका नाम एनाबेला है। एक बात और, आज रात का शो है। पंकज, लेकिन रात को, वो भी हॉरर फिल्म, देखना सही होगा क्या? तभी मनीष से फ़ोन लपकता हुआ रजत बोलता है, अबे तू एक नंबर का फट्टू ही रहेगा। अब तू बच्चा नहीं रहा और मूवी देखने हम चारों लोग जाते रहे हैं। पंकज, चार? कौन कौन? रजत, मैं, तू, मनीष और विकास। चल आधे घंटे में तैयार हो जा, हम 11:30 बजे तेरे घर आ रहे हैं, क्योंकि शो का टाइम 12 बजे का ही है। पंकज, ठीक है, आ जाओ, मैं तैयारी मिलूँगा। पंकज के डरने की वजह कुछ और ही थी। ये वही फिल्म थी जो पंकज ने सपने में देखी थी। पंकज फ़ोन रखने के बाद सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह ही है, पर उसने इसको इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। थोड़ी ही देर में चारों फिल्म देखने के लिए चले गए। फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगे। पंकज थोड़ा सा परेशान से दिखने लगा। उसकी वजह यह थी कि रास्ता बिल्कुल वही था जो पंकज ने सपने में देखा था। चलते चलते पंकज को सपने में वही बात याद आ गई। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्तों को बताने की ठानी। वो हिम्मत करके बोला, अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सभी रुककर उसकी बात सुनने लगे। पंकज, तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उस पर शायद विश्वास न हो, लेकिन यह बात 100% सही है। मनीष, अरे कौन सी बात? बताएगा या अभी पहेलियाँ बुझाता रहेगा? पंकज, पहले ये बात बताओ, क्या यह सच है कि किसी इंसान को किसी होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, या कोई घटना घटित होने से पहले पूर्व उसको पता चल जाता है कि यह होने वाला है? रजत, यह बात सच है, क्योंकि अगर मैं आधे घंटे में घर नहीं पहुंचा तो मेरी जम के धुलाई होने वाली है। इस घटना का मुझे पूर्वानुमान है। रजत के इतना कहते ही पंकज को छोड़कर सभी ठहाके मार के हंसने लगे। काफ़ी देर तक तीनों का हंसने का काम जारी रहा। जब उन तीनों ने देखा कि पंकज ने मुंह लटका लिया है तो फिर से रजत बोला, अच्छा बता, वैसे तूने पहले क्या देख लिया जो इतना परेशान है? पंकज ने बताया कि वह इस मूवी के अधिकतर भाग को आज अपने सपने में ही देख लिया था। उसकी बात सुनकर विकास बोला, इस बात में इत्तेफाक कहा, अगर ऐसा था ही तो फ़ोन पर बता देता, हम लोग भी आज सपने में ही मूवी देख लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते हमारे। विकास की बात सुनते ही अब और ज़ोर ज़ोर से मनीष और रजत इस बात पर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट आ गया। विकास, अच्छा सुन, ये वही शमशान है ना जो तेरी सपने में था? ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। तभी मनीष ने पंकज को कहा, चल हम शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फ़ोटो लेते हैं, और वो फ़ोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। यह सुनते रजत भी उत्सुक हो गया और बोला, सही कह रहा है, काफ़ी दिनों से कोई ग्रुप फ़ोटो भी नहीं हुई है। अपने ग्रुप के प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह भी यादगार फ़ोटो तो हो ही नहीं सकती। पंकज इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं वो सपने वाली बात से डर रहा था, पर उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती अंदर ले गए। चारों ने एक साथ अपनी शमशान में फ़ोटो ली और सभी अपने घर चले गए। अगले दिन विकास ने अपने सारे दोस्तों को फ़ोटोज़ देखने के लिए घर पर बुलाया। सभी लोग फ़ोटो देख ही रहे थे तो उनमें से किसी एक ने बोला, अरे पंकज, ये तुम्हारी फ़ोटो में खड़ी ये बच्ची कौन है? ये सुनते ही पंकज ने झट से वो फ़ोटो ले ली और देखने लगा।
उसने जो देखा उसको देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसने और उसके दोस्त के बीच में एक लड़की खड़ी थी। फोटो में ये वही लड़की थी जो पंकज को उसके सपने में दिखी थी। पंकज का सपना सच हो चुका था। किसी को उस फोटो पर देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी हैरानी भरी निगाह से पंकज की तरफ देख रहे थे। मनीष, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस फोटो को। विकास, भाई तेरे मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। जो सच है वो अब सबके सामने है। उसे झुठलाना इतना आसान भी नहीं है। रजत, नहीं, मैं भी इस इत्तेफाक से सहमत नहीं रहता। मनीष सही कह रहा है। यह भी तो हो सकता है कि ये दोनों पंकज और विकास की एक चाल हो। मनीष, सही कहा। आजकल इतने एप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर है कि कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस फोटो से सहमत नहीं हूँ। पंकज, अच्छा ये बताओ, हमारे ऐसा करने से भला क्या प्राप्त होगा? रजत, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन केवल इस फोटो से तुम्हारी सपने वाली बात और पूर्वाभास वाली घटना को मैं सही नहीं मान सकता। पंकज, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों आज 12 बजे के बाद उस कब्रिस्तान में जाकर खुद अपनी फ़ोटो लेकर आओ, फिर हमें सुबह ही दिखाओ। जो भी सच होगा वो आईने की तरह सबके सामने होगा। विकास, बिल्कुल सही कहा। बोलो, क्या कहते हो दोनों? उन दोनों की बात सुनकर दोनों एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि वहाँ अगर कुछ हो न हो बात की बात है, लेकिन ऐसी ठंड में, वो भी रात के 12 बजे के बाद, ऐसी वीरान जगह पर जाना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। पंकज, क्या हुआ मेरे बहादुर दोस्त? रजत, ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं और मनीष आज रात को ही वहाँ जा के फ़ोटो लेंगे। अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। यह कहकर सभी अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात्रि के तय वक्त पर मनीष और रजत शमशान की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अब शमशान के गेट के पास खड़े हैं। घड़ी 12:30 की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों बेधड़क अंदर पहुंच जाते हैं। गेट से जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, सामने की तरफ वही विशाल काय पीपल का वृक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। उसी वृक्ष के नीचे कुछ 8-10 छोटे छोटे मटके रखे हुए थे। कुछ मटके काफ़ी समय से वहाँ पड़े होने की वजह से टूटे हुए थे। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनते ही दोनों एकदम सहम से जाते हैं। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर भी कोई नज़र नहीं आता। मनीष, अरे ये हो ना हो, ये हमें डराने की चाल है। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये उन दोनों की करतूत है। रजत, हाँ तू सही कह रहा है। चल सालों को आज ऐसा मजा चखाते कि जिंदगी भर भूत का नाम लेने पर भी थर थर काँपेंगे। दोनों गुस्से से उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे कि तभी मनीष का पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है। रजत, अरे संभल कर, तूने एक मटका तोड़ दिया है। पता है, इसे लोग जादू टोना करने के बाद वीरान में छोड़ देते हैं, और जिस इंसान ने इसे तोड़ने या छूने का प्रयत्न किया तो यह वो इंसान का बुरा काल शुरू हो जाता है। मनीष, अगर तूने ज़्यादा बड़बड़ किया ना तो यह मटका उठाकर तेरे सिर पर दे मारूंगा। यह सुनते ही दोनों हंस पड़े। उनके उस हंसी से वीराना उनके ठागों से गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद दोनों जब पीपल के पेड़ के पीछे जा पहुंचते हैं, अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है तो उनके दिल की धड़कन रुक जाती है। सामने उसी विशालकाय वृक्ष के नीचे एक 7 से 8 साल की बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में बैठी रो रही थी। ठीक वैसे ही उस दिन की तरह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रो रही थी। मनीष, अरे बेटे, तुम अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? रजत, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम इस जगह कैसे आई? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष आगे बढ़ते हुए उस बच्चे के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे भी पंकज की तरह उस दिन जैसा ठंडक का एहसास होता है और झटके के साथ पीछे हट जाता है। रजत, अरे क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तू? मनीष,
अरे इसका बदन तो बर्फ की सिले की तरह एकदम ठंडा है। रजत, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इतनी ठंड में तो बिना स्वेटर के किसी की भी कुल्फी जम जाए, और ये तो वैसे भी छोटी सी बच्ची है। मनीष, हाँ तू शायद ठीक कह रहा है। चल इसे तू अपना जैकेट निकाल कर दे, क्योंकि तूने अंदर स्वेटर भी पहनी हुई है। फिर उसको इसके माता पिता के पास छोड़कर वापस ले लेना। यह सुनते ही रजत अपने बदन से जैसे ही जैकेट निकालने लगा तो वो रोती हुई बच्ची एकदम से शांत होते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। रजत, क्या तुम इंसान नहीं जो ठंड नहीं लगेगी? यह सुनते ही बच्ची बोली, अगर मैं हाँ कहूँ तो? मनीष, अरे बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? चलो हम छोड़ देते हैं। वो बच्ची इस बात को सुनते ही अपने चेहरे से हाथों को उठाते हुए बोली, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे इस जगह छोड़कर चले गए हैं। उसका चेहरा देखते ही दोनों की हवा निकल गई। उस बच्ची का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने यह निश्चय किया कि इस वीराने में काफ़ी समय से अकेले रहने की वजह से इसकी ये हाल हो गई है। दोनों हिम्मत करके एक साथ बोले, बेटे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर किस तरफ गए थे? वो बच्ची वहीं बैठे बैठे शमशान के दूसरे कोने की तरफ इशारा करती है। वो दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़कर उस तरफ चल पड़ते हैं। मनीष, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोली, यहाँ कोई भी रिश्ता मरने के बाद काम नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे बार बार बेटी ना बुलाओ। उस बच्ची की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। रजत, फिर भी तुम्हें बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाएंगे? वो बच्ची बोली, मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद तुम्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मेरे माता पिता जो यहाँ इस जगह लेटे हुए हैं, लेटने से पहले बुलबुल कहकर बुलाते थे। यह कहते हुए उस बच्ची ने सामने दो पुराने कब्र की तरफ इशारा कर दिया। उस कब्र को देखते ही दोनों की हालत अब फिर से खराब हो चली थी। अब डर धीरे धीरे उन दोनों पर हावी होने लगा था। रजत, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन तुम इस वीराने में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हो? वो बच्ची सुनते ही बोली, वो सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए हो उसे जल्दी पूरा करो, इससे पहले कि मेरी पापा के यहाँ लेटे लेटे नींद खराब हो। फटाफट फ़ोटो लो और निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते ही दोनों कांपने लगे और माथे पर भय के मारे पसीने की बूंदें अंकुरित हो चुकी थी। उन दोनों को अब पता चल चुका था कि मजाक मजाक में दोनों ने प्रतिष्ठा पर अपने प्राण दांव पर लगा लिया था। वो बच्ची टकटकी लगाकर उन दोनों को देखे जा रही हो, जैसे सच में उन दोनों को वहाँ होने की वजह का खामियाजा भुगतने वाले हो। रजत ने हिम्मत करते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस बच्ची के साथ जो अपना नाम बुलबुल बता रही थी उसके साथ तीनों की सेल्फी लेने लगा। जैसे ही उसने कैमरे को ओपन किया उसके हाथ थर थर कांपने लगे। मनीष की नज़र जब मोबाइल के स्क्रीन पर पड़ी तो यह देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया कि मोबाइल के स्क्रीन पर मनीष और रजत ही दिख रहे थे। वो बच्ची तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही रजत ने हिम्मत करके फ़ोटो क्लिक की और दोनों ने खोपड़ी घुमाकर देखा तो वो बच्ची उन दोनों के बीच ही खड़ी थी और दोनों को देखकर स्माइल दे रही थी। उसकी इस हरकत से दोनों के दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती है तो दोनों खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। दोनों एक दूसरे को आस पास लेटे हुए देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन दोनों को कुछ दिनों तक ज़बरदस्त बुखार भी रहता है। जब वो दोनों कुछ दिनों बाद सामान्य स्थिति में आते हैं तो विकास और पंकज दोनों से मिलने के लिए जाते हैं। जवाब में रजत कुछ नहीं कहता। वो अपना मोबाइल आगे बढ़ाता हुआ पंकज के हाथ में थमा देता है।
पंकज की नज़र जैसे ही उस रात शमशान वाली फ़ोटो पर उड़ती है, उसके तोते उड़ जाते हैं। यह देखते विकास उसके हाथ से मोबाइल लपक के देखता है कि उस फोटो में वही लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी है और अजीब सी स्माइल कर रही है। उन तीनों के पीछे 2 बड़ी और पुरानी कब्र है और ठीक उन्हीं 2 कब्र के बीच में एक छोटा सा कब्र भी मौजूद है, जिस पर यह लिखा हुआ था, हमारी बुलबुल बिटिया, तुम हमेशा हमारी यादों में जिंदा हो और कहीं न कहीं हमारे साथ मौजूद रहोगी सन 2011 से 2018। आज भी वो चारों की जब भी उस फोटो को देखते हैं तो उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।